आपने बोला ना 2% के पास 90% के पास सब कुछ है, 2% के पास कुछ नहीं है। यह बाला साहब ठाकरे जी का बयान है 2010 का, सर देख लीजिए। ठाकरे अपोजेस कास्ट सेंसस। इनफैक्ट ठाकरे जी तो कहते थे कि जाति ही नहीं होती हिंदू में, केवल दो जातियां हैं, रिच एंड पुअर। अब मैं पूछना चाहता हूं ऑफिशियली इंडी अलायंस क्या इस स्टेटमेंट से एग्री करती है, और क्या बाला साहब ठाकरे जी को छोड़कर अब राहुल गांधी की विचारधारा पर आ गए किशोर जी? स्पेसिफिक जवाब देना, इसका इधर उधर भागना नहीं है। मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, 27 मई 2010 का बयान है। दूसरी बात, तीसरी बात, किशोर जी थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। कल के जो चुनाव हुए एससी इलाकों में, जाट बहुल इलाकों में, हालांकि मैं ऐसा देखता नहीं हूं, और उसके अलावा जो ओबीसी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जीती है आपके इस कास्ट के कार्ड के बावजूद भी। इसका मतलब हिंदू एक हो रहा है, एकजुट हो रहा है। और चौथी और आखिरी बात, आप तो कह रहे हैं ना आप सबके साथ हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई बड़ा हो सकता है महाराष्ट्र में? ओस्मानाबाद, औरंगाबाद और अहमदनगर जो आक्रांताओं के नाम पर थे, उनका नाम बदलकर हमने संभाजी नगर, धाराशिव और अहिल्यानगर किया है। आप बताइए कि आज कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन इसका विरोध करे। शरद पवार ने बोला है मैं नाम आकर बदल दूंगा, आप इसके साथ है, खिलाफ है? और आखिरी स्टेटमेंट, ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ सावरकर इज अ फंडामेंटलिस्ट। सावरकर इज अ फंडामेंटलिस्ट, जिन्ना इज नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, ये गुंडूराव ने बोला है। अब मैं इस पर स्पेसिफिक चाहता हूं आपका जवाब कि सावरकर जी फंडामेंटलिस्ट है और जिन्ना जो है वो नॉन फंडामेंटलिस्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है किशोर जी, आपसे क्योंकि सीधा सवाल है, आप जवाब दे दें इसका, बहुत संक्षिप्त में रहिएगा। राजीव रंजन जी मैं आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। देखिए, मैं अभी बताता हूं कि हम कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल अलायंस में है, इसका मतलब हमने हमारी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ी नहीं। हमारे लिए वीर सावरकर यह श्रद्धेय है और वो रहेंगे। मैं एक बात करना चाहता हूं, जो ये स्टेटमेंट गलत था मतलब? कौन? और हाँ, गुंडू राव के स्टेटमेंट की मैं भरोसा ना करता हूं, तो उसको निकाला तो नहीं? हाँ, उनकी, अरे कांग्रेस में कौन किसको निकालेगा? उद्धव जी ने बोला था मैं जूते चप्पल से मारूंगा जो सावरकर जी का अपमान करता है। कहां हुआ उद्धव जी? क्या बन गए अब? यूबीटी बन गए उद्धव भाईजान तंजीम? आप बीच में मत बोलो। रामकृपाल सिंह जी ने एक मुद्दा निकाला। अरे उद्धव जी को क्या हुआ? सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं और उनके साथ है। किशोर जी आप तो आरएसएस से हैं, बोलो कुछ। अरे भाई, शहजाद पूनावाला, मैं रामकृपाल जी का एक जवाब दे लेता अरे मेरा तो दे दो, मैं महाराष्ट्र से, आप महाराष्ट्र से। सावरकर जी हमारे, सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। उद्धव जी ने बोला था मैं चप्पल से मारूंगा, और उद्धव जी, अभी मैं उनको जगा रहा हूं, उद्धव जी जागो जागो, उद्धव जी काय करताय तुम्ही? अरे भाई, आता चुनावची वेळ आहे, निवडणुकीच्या वेळेवर जूतम चप्पट करेंगे तो तुम हारेंगे कैसे? चुनाव के समय पर सावरकर को भूल जाओ, बताओ, सावरकर भूल जाओ, चुनाव का समय आया है। मुझे 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 रामकृपाल सिंह से बात करनी है। रामकृपाल सिंह जी, एक आप बात कही आपने जो बहुत ही मुद्दे की थी कि 40% वोट बीजेपी को मिले, 40% वोट कांग्रेस को मिले, 4 वोट चले गए, और हमसे 2% वोट लेके चले गए। ये बचे हुए 10 वोटों में से 2 वोट आम पार्टी वाले, तो बीएसपी वाले ले गए। लेकिन बीएसपी वैसी रहती, लेकिन आम को कांग्रेस साथ में ले ली थी तो परिस्थिति बदल जाती थी। तो इतना कुछ बदला नहीं है। रामकृपाल जी, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है और कांग्रेस यह मेजर पार्टी है, लेकिन सारे चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होंगे और हमारा लक्ष्य अरे मतलब हद कर दी आपने। कांग्रेस की पीठ सहलाते हुए आप अपना कैंडिडेट आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी, ये इसे कहते हैं खाटी राजनीतिज्ञ। अब देखिए आपकी जो उम्र है ना, आपने जिस स्तर की राजनीति सीख ली है, ये उस वरिष्ठता की पहचान है आपकी, जो आप बिल्कुल जलेबी वाली बातें कर रहे हैं। जलेबी याद आ गई मुझे। राजीव रंजन जी, लेकिन ये मोदी जी पर जो इल्जाम लगे हैं, अब आप एक घटक दल होते हुए, एक सहयोगी पार्टी होते हुए बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस के साथी दल हैं वो कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं। कुछ इस तरीके की सलाह आप देंगे क्या मोदी जी को, जिस तरीके की आलोचना यहां पर हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर देश में 2 राज्यों के चुनाव को हम देखें, अब देखिए सबसे पहले तो टेक्निकल टीम को बोलिए। अच्छा, एक को दूर करवा लगातार मैं अपनी बात जारी रखता हूं जी। देखिए, कश्मीर को लेकर
लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी और कोई कोर कसर इंडिया अलायंस ने नहीं छोड़ी थी। चुनाव की वैधता से लेकर के तमाम तरह के सवाल वो खड़े कर रहे थे। चुनाव न केवल संपन्न हुए, मतदान केंद्रों पर बड़ी कतारें लगी और मतदाताओं ने जिसे भी मतदान किया हो, लेकिन लोकतंत्र वहां जीता है। अब दूसरी तरफ अगर हरियाणा को लेकर देखें तो निसंदेह शासन के दो मॉडल्स थे, 2004 से 14, 14 से 24, और जनता ने इन दोनों को तुलनात्मक तौर पर जांचा परखा और जो सही फैसला था वो उन्होंने न केवल चुनाव जिताने का काम किया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी उनमें एक बड़ा इजाफा करते हुए यह स्पष्ट तौर पर जता दिया कि नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में हरियाणा की जनता का यकीन है। अब इसके बाद जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इंडिया अलायंस को मैंने पहले भी कहा है, जिस समय हम लोग भी निकले थे तो कोई समन्वय तो नहीं था, और एक बार फिर दिखा है कि अगर हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, एक दूसरे को गालियां देनी है, चाहे वो आप पार्टी के साथ पंजाब में लड़ रहे हो, उसके बाद फिर हरियाणा में लड़ रहे हो। अब तमाम जो स्थितियां हैं, पीडीपी को ये अपने साथ लेने में जम्मू कश्मीर में भी नाकाम रहे, और उसके बाद जो बयान है, अब चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी के तरफ से जो बयान संजय राउत ने दिए या प्रियंका चतुर्वेदी ने दिए, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से जो कुछ भी कहा, और अरविंद केजरीवाल से लेकर आप पार्टी की तो पहली जो कतार है उसके सारे नेता कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष वो आरोप लगा रहे हैं। तो एक गठबंधन जो केवल कागज पर है, चुनाव एक दूसरे के खिलाफ आप लड़ेंगे, चुनौती नरेंद्र मोदी जी की एक विराट छवि की है, जो शानदार बेशुमार उपलब्धियां हैं उनसे आपको लड़ना है और आपके बीच कोई समन्वय नहीं है। और ये चूंकि इंडिया अलायंस के लीडर्स कह रहे हैं, बट ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस में ही समन्वय नहीं है। अब देखिए, ये अब सवाल है कि कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर ये बातें नहीं कहेंगे तो हताशा और बौखलाहट को कैसे ढकेंगे? कुछ तो इनको कहना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं में आप जिनके नाम ले लें, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस, वही उनका मातृ संगठन है, वहां से निकल करके आए हैं, और ऐसा दिखता नहीं है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई गहरा समन्वय का अभाव दिखता हो। ये जरूर चिंतन का सवाल इंडिया के सामने में है। कांग्रेस के अंदर गठबंधन को चलाने का मादा तो नहीं है। पहले भी सहयोगियों को लेकर जो द्वैम दर्जे का व्यवहार और जिस तरीके का अहंकार कांग्रेस के अंदर है, वो एकदम वन वे ट्रैफिक है, और वैसी स्थिति में साथ रहने वाले दलों को बार बार ये कहना पड़ता है कि हमारा नेता लड़ेगा। अब जैसे किशोर तिवारी जी ने कहा, वहां आधिकारिक तौर पर जो बयान आ चुके हैं दूसरे घटक दलों के, उससे साफ है कि वो उद्धव ठाकरे जी के नाम पर वो सहमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विरोधाभासों के बाद आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में चुनाव दिलचस्प होगा, इंडिया गठबंधन के मद्देनजर भी और पूरे देश के मद्देनजर भी। जुनैद हारिस साहब का रुख करता हूं, समय रातों राजीव रंजन आऊंगा आपके पास। जुनैद हारिस साहब, कौन डराता है मुसलमानों को? क्योंकि मुसलमानों की तरफ से ये बयान गाहे बगाहे में सुनने को मिलता रहा है कि हिंदुस्तान में डर लगता है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी मुसलमानों को डराते हैं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डरा के रखती है मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट बैंक के लिए। कौन डराता है आपको, या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, कोई नहीं डराता? सच्चाई क्या है? मैं पार्टियों से ऊपर उठ करके ये बात कह रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात ये है कि पार्टियां ये समझें कि किसी को डराना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक समाज का ताल्लुक है, समाज में ऐसी चीजें किसी से छिपी हुई नहीं हैं कि अखलाक को जिस तरह से मारा गया और फिर अखलाक के कातिलों को उस तरह से सजा दिलाने में कोशिश किन लोगों ने नहीं की।
बिल्किस बानो के केस में कौन लोग हैं जो रेपियों को एक तरह से फूल माला से स्वागत करते हैं। अभी का वाकया है, यति नरसिंह के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं, तो वो कौन लोग हैं। मैं सिर्फ पॉलिसी की हद तक बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से बताऊं कि यूसीसी का जहां तक संबंध है, इस हवाले से भी जो पहला इसका स्वरूप हमारे सामने आता है उत्तराखंड में, तो उसके अंदर ट्राइबल्स को उससे अलग कर दिया जाता है, जबकि सब टारगेट कौन है बिल्कुल साफ नजर आता है कि मुसलमानों का तो एक बना बनाया कानून है, वो तो कहा जा रहा है कि उनसे छोड़ दिया जाए, लेकिन एक मुल्क और एक कानून के तहत हम देखते हैं मुसलमान अपने कानून से चलेंगे या देश के कानून से चलेंगे, वाली बात तो तय करना होगा ना। किसके जमाने में ये सब कुछ होता चला जा रहा है, ये समझने की बात है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि अगर मोदी जी इस बात को कहते हैं तो कि कांग्रेस के जमाने में ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं जरूर ये वेलकम कहता हूं कि ये जो उनकी कथनी है अपने जमाने में उसके अकॉर्डिंग मुसलमानों के साथ भेदभाव ना करें, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से सबको आजादी दी है उस तरह से सबको एक साथ मैं सतीश दास जी से भी कमेंट लेना चाहूंगा। सतीश दास जी, आपको क्या लगता है किसके साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के साथ या हिंदुओं के साथ, और कौन कर रहा है ये भेदभाव? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति उन्हीं चीजों का अनुसरण करता है जो उसके आदर्श होते हैं। कांग्रेस और उनके लोग उसी चीजों का अनुसरण करते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति। और उसके बाद जो महानायक जिन्होंने सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश दिया, भगवान श्री राम, उनके अस्तित्व पे ये सवाल उठाने वाले आज एकता की बात करते हैं। और रही बात कि जो खान साहब ने बोला कि मुसलमान भयग्रस्त है, अभी तो भयग्रस्त हिंदू था जिसको एक डर लगता था बिल्कुल ही। आज जो नारे यति नरसिंह जी ने जो बोला, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके एवज में जो उस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कौन से नारे लग रहे हैं कि गला काटने वाली बातें हो रही हैं। तो भय का माहौल कौन मना रहा है? डरना किसको चाहिए, जिसका गला काटा गया या जिसने कमेंट दिया? तो डर तो हिंदुओं के अंदर था, लेकिन आज एक जागृति की बात हो रही है तो उनको ये डर नजर आ रहा है। बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। ठीक है शहजाद पूनावाला, अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस मुसलमानों को बांट रही है, कांग्रेस मुसलमानों को